ये कहानी है 3 दशक पहले की, पुणे के एक आश्रम की और उस आश्रम के एक कमरे की, जहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आज भी अनसुलझा है, या कहो वहाँ जहाँ आज भी एक राज दफन है। राज है एक विवादित गुरु की मौत का, राज है एक विवादित सन्यासी की मौत का। जितनी बार भी उस कमरे को खोलने की कोशिश की गई, उतनी ही बार वो राज उलझ कर रह गया। उस दिन उस कमरे के अंदर कौन कौन थे? जो लोग उस कमरे के बाहर खड़े थे, वो आखिर मौत का इंतजार क्यों कर रहे थे? ये कहानी सिर्फ एक मौत की नहीं, ये कहानी है उस फर्जी वसीयत की जो 23 साल बाद अचानक से कहीं प्रकट हुई थी, वो भी यूरोप की एक अदालत से। I can tell you certainly she had no interest in meditation, in my way of life, my philosophy. नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। 19 जनवरी साल 1990 दोपहर के करीब 1 बजे पुणे के एक डॉक्टर गोकुल गोकाणी अपने घर में आराम कर रहे थे। वो एक ईएनटी सर्जन थे और ओशो के परम भक्त थे। केनिया से आकर भारत में बसे थे। अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने थे स्वामी चितिन, ओशो आश्रम के एक साधु। चितिन ने बिना कुछ ज़्यादा बताए डॉक्टर साहब से कहा कि आप अपना मेडिकल बैग और लेटर हेड ले लीजिए, तुरंत आश्रम चलिए। डॉक्टर गोकाणी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? किसी को कोई समस्या है? लेकिन चितिन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जल्दी चलिए। यहीं से शुरू होता है एक रहस्य। एक डॉक्टर को बिना कोई जानकारी दिए इतनी जल्दी बुला जाना, जैसे कोई पूर्व निर्धारित नाटक हो। डॉक्टर गोकाणी तुरंत आश्रम पहुंचे। वहां उन्हें ओशो के करीबी सहयोगी जयेश के कमरे में ले जाया गया। कमरे में वे कुछ देर बैठे। अंदर आए डॉक्टर अमृतो। उनका असली नाम था जॉन एंड्रयूज। वे ओशो के निजी चिकित्सक भी थे। डॉक्टर अमृतो ने डॉक्टर गोकाणी को देखते ही गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा, ओशो अपना शरीर छोड़ रहे हैं, वो मर रहे हैं, आज उनका अंतिम दिन है। और ये सब कहते हुए वो रोते रोते चले गए। यानी एक डॉक्टर अमृतो, जो खुद एक चिकित्सक है, अगर उनके गुरु मर रहे हैं तो किसी डॉक्टर का पहला कर्तव्य होता है मरीज को बचाने की कोशिश करना, हॉस्पिटल ले जाना, बड़े हॉस्पिटल ले जाना। लेकिन वे उल्टा सिर्फ रो रहे थे और दूसरे डॉक्टर को गले लगा रहे थे। वे ओशो को बचाने का कोई प्रयास नहीं कर रहे थे। डॉक्टर गोकाणी ये सब सुनते ही बोले, सब क्या है, मुझे अंदर जाने दो, मैं देखता हूँ। भगवान श्री ऐसे कैसे मर सकते हैं? यानी दोनों के बीच एक संवेदनशील वार्तालाप का आरंभ हुआ। लेकिन डॉक्टर अमृतो ने कहा, नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। यानी डॉक्टर गोकाणी को ओशो के कमरे में नहीं जाने दिया गया। उन्हें बस एक कुर्सी पर बैठा दिया गया और कहा, जब तक बुलाए ये बस इंतजार करें। 10 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा, कुल मिलाकर 4 घंटे बीत गए। ये इंतजार 4 घंटों तक चला। दोपहर 1 बजे से शाम के 5 बजे तक चला। डॉक्टर गोकाणी ने बाद में अदालत में हलफनामा देते कहा कि उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ एक गवाह बनाने के लिए बुलाए गए थे, ताकि जब ओशो की मौत हो जाए तुरंत डेथ सर्टिफिकेट साइन करके दे सके। यानी मौत से पहले ही मौत का प्रमाण पत्र तैयार था, स्क्रिप्ट तैयार थी। शाम ठीक 5 बजे डॉक्टर गोकाणी को ओशो के कमरे में बुलाया गया। कमरे में डॉक्टर अमृतो, जयेश मौजूद थे। ओशो का शरीर बिस्तर पर था। अमृतो ने कहा कि उन्होंने अभी अभी शरीर छोड़ा है, कृपया डेथ सर्टिफिकेट लिख दीजिए। डॉक्टर गोकाणी ने ओशो के शरीर को छुआ। वो अभी भी गर्म और मुलायम था, यानी ठंडा नहीं पड़ा था, न शरीर में कोई अकड़न थी। एक अनपढ़ भी समझ जाए कि मौत को घंटा भर भी नहीं बीता था। लेकिन उन्होंने देखा कि ओशो के मुंह के पास खाने के कुछ कण और उल्टी के निशान थे। आस्तीन पर भी कुछ गिरा हुआ था। डॉक्टर गोकाणी ने जब मौत का कारण पूछा तो उनसे कहा कि हार्ट अटैक लिख दो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि डॉक्टर गोकाणी ने ओशो को हार्ट अटैक के किसी भी लक्षण के लिए जांचा तक नहीं, न उनकी नब्ज देखी, न सीने की जांच की। फिर भी उनसे कहा कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन लिख दे। इतना सब कुछ देखकर समझकर डॉक्टर गोकाणी कुछ बोलते, लेकिन सब कुछ इतनी स्पीड से हुआ कि आखिरकार डॉक्टर गोकाणी ने प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। फिर उनसे कहा कि वो जल्दी से अंतिम संस्कार के लिए परमिट भी ले आए। इतनी जल्दबाजी क्यों? क्यों ओशो के शरीर को तुरंत जलाने की जल्दी थी? क्या कोई सबूत छिपा जा रहा था? इस सवाल का जवाब भी आज तक नहीं मिल पाया। अंतिम संस्कार हुआ, भीड़ उमड़ पड़ी, भक्त रोने लगे। बताया जाता है विश्व भर में 1 दर्जन से अधिक लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अपनी यही लीला तक समाप्त कर ली। ओशो चल बसे थे, साल दर साल बीतते गए। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। ओशो की मौत के 23 साल बाद, यानी साल 2013 में अचानक एक वसीयत प्रकट हुई।
ये वसीयत यूरोप की एक अदालत में पेश की गई। इस पर लिखा था कि यह 16 जून 1989 को बनाई गई थी, मतलब ओशो की मौत से 7 महीने पहले। इस वसीयत के अनुसार ओशो की सारी बौद्धिक संपदा यानी उनके 9000 घंटे के ऑडियो प्रवचन, 1700 घंटे के वीडियो प्रवचन, 650 किताबें, 850 पेंटिंग स्विट्जरलैंड की एक ट्रस्ट को दे दी गई। ट्रस्ट का नाम था नियो संन्यास इंटरनेशनल फाउंडेशन। वसीयत पर 2 गवाह थे, डॉक्टर अमृतो और प्रेम नीरन, और वसीयत के निष्पादक यानी एग्जीक्यूटर बनाए गए थे स्वामी जयेश, जो उनकी निजी लाइब्रेरी में मौजूद थे। वहाँ 80,000 किताबें, कोरागांव पार्क में ओशो की समाधि थी। पुणे तथा अन्य जगह पर 1000 करोड़ से अधिक मूल्य की प्रमुख रियल एस्टेट संपत्तियां भी शामिल थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 23 साल तक ये वसीयत कहाँ छुपी थी। ओशो की मौत के तुरंत बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तब किसी ने इस वसीयत का जिक्र तक नहीं किया था। अगर ये असली होती तो इसे मौत के कुछ दिन बाद ही क्यों नहीं दिखा गया। ये एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है। ओशो के एक शिष्य थे योगेश ठक्कर, जो स्वामी प्रेम गीत के नाम से जाने जाते थे। इस वसीयत को उन्होंने चुनौती दी। उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा कि यह वसीयत पूरी तरह से फर्जी है, ओशो के हस्ताक्षर नकली है। उन्होंने फोरेंसिक जांच कराई जिसमें साफ आया कि वसीयत पर लगे हस्ताक्षर असली नहीं है। योगेश ठक्कर का आरोप था कि इस फर्जी वसीयत के जरिए ओशो की बौद्धिक संपदा को लूटा जा रहा है और करोड़ों रुपए बिना कानूनी अनुमति के विदेश भेजे जा रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 23 वर्षों तक ओशो की वसीयत को सामने ना लाना इस बात को पूरी तरह से साबित करता है कि ऐसी कोई वसीयत या दस्तावेज कभी अस्तित्व में था ही नहीं। और वसीयत में रजनीश का नाम भी चंद्रमोहन जैन लिखा था, जबकि असल में उनका नाम रजनीश चंद्रमोहन जैन था। ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने पुणे पुलिस की जांच पर बहुत सख्त टिप्पणी की। जस्टिस नरेश पाटिल ने कहा कि पुलिस ने 2 साल में इस मामले की गंभीरता से जांच नहीं की। अगर ऐसा चलता रहा तो केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। योगेश ठक्कर की मांग थी कि वसीयत की फोरेंसिक जांच सरकारी लैब में कराई जाए। लेकिन यहाँ एक मोड़ आया। वसीयत के आरोपियों में से एक थे मुकेश सरदा। इसने अदालत में कहा कि असली वसीयत ओशो की करीबी देखभाल करता मां निर्वाणों ने नष्ट कर दी, जला दी थी या फाड़कर कचरे में फेंक दी थी। लेकिन ये बात उस समय कही गई जब मां निर्वाणों पहले ही मर चुकी थी या उसे मार दिया गया था। उनकी मौत भी एक रहस्य है। हाँ, मां निर्वाणों ओशो के बेहद करीबी शिष्यों में से एक थी। यानी आरोपी एक मुर्दे का नाम लेकर अपना बचाव कर रहे थे। लेकिन ये कोई छोटी साजिश नहीं थी, क्योंकि योगेश ठक्कर का कहना था कि ओशो की असली वसीयत कभी थी ही नहीं, क्योंकि ओशो ने हमेशा कहा था कि उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा और ना ही उनकी कोई संपत्ति होगी। अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और जांच जारी रखने के आदेश दिए। केस चलता रहा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ अलग चल रहा था। ये विवाद सिर्फ वसीयत तक सीमित नहीं था, ये ओशो की समाधि तक जा पहुंचा। पुणे के कोरागांव पार्क स्थित ओशो आश्रम में उनकी समाधि है। अचानक उनके ये शिष्य अपने गुरु की समाधि पर जाने से वंचित कर दिए गए और ये प्रतिबंध करीब 11 साल तक चला। योगेश ठक्कर व अन्य शिष्यों ने इस प्रतिबंध को भी अदालत में चुनौती दी। उनका कहना था कि समाधि पर जाना उनका अधिकार है। आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2023 में एक फैसला सुनाया कि श्रद्धालुओं को समाधि में प्रवेश करने से रोकना गलत है। कोर्ट ने साफ कहा कि कोई भी व्यक्ति उचित समय पर समाधि पर जा सकता है। हालांकि आश्रम प्रबंधन ने प्रवेश के लिए कुछ शर्तें रखी, जैसे मैरून कपड़े पहनना, गेट पास लेना आदि आदि। अब इसमें एक झोल समझिए। आप ओशो आश्रम के गेट को देखिए, उस पर लिखा है ओशो इंटरनेशनल, और ओशो इंटरनेशनल में छिपा है, उसका जो लोगो है उसमें छिपा है क्रॉस का निशान, जो आसानी से बता सकता है कि ओशो की मौत के बाद कैसे उसकी संस्था का ईसाईकरण किया जा रहा है। ऐसे आरोप भी उनके कई भक्त लगा चुके हैं। उनकी मौत का एक केस पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। योगेश ठक्कर और उनके वकील पवन शर्मा ने बार बार सीबीआई जांच की मांग की। उनका कहना है कि पुलिस जानबूझकर आरोपियों को बचा रही है। बहरहाल ओशो की मौत सिर्फ एक हार्ट अटैक नहीं थी, ये एक ऐसी घटना थी जिसके आसपास रहस्यों की कई परतें हैं। डॉक्टर गोकाणी का हलफनामा, 23 साल बाद आई फर्जी वसीयत, अदालत में हाई कोर्ट की टिप्पणियां और समाधि पर लगा प्रतिबंध, ये सब बताते हैं कि ओशो की मौत के बाद उनकी विरासत को लेकर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था। सवाल वही है, आज भी अनुत्तरित है। आखिर 4 घंटे तक डॉक्टरों को ओशो के पास क्यों नहीं जाने दिया गया? शरीर पर खाने या उल्टी के निशान क्यों थे? 23 साल बाद वसीयत कहाँ से आई जिसके हस्ताक्षर नकली थे? और जिन लोगों ने ओशो को सबसे करीब से देखा, उन्होंने ही उसकी मौत का फायदा क्यों उठाया?
आज भी ये मामला कोर्ट में लंबित है। जब तक कोई ठोस फैसला नहीं आता तब तक ये रहस्य बना रहेगा, उस ओशो की मौत का रहस्य, जो ओशो जीवन भर अपने भक्तों को जीवन के रहस्य बताते रहे और अंत में उसके भक्तों ने उसकी मौत को ही एक रहस्य बना डाला।